मोहनपुर गांव में डर और आतंक का माहौल था। जमींदार भानु प्रताप की दहशत गांव वालों के सर पर मंडरा रही थी। जमींदार के गुंडे कल्लू और भूरा दोनों मिलकर गांव वालों से जबरन कर वसूलते थे और जो भी उनको रोकता उसको वो बेइज्जत कर दी और उसके साथ मारपीट कर दी। लोग उन दोनों के नाम से खौफ खाते थे। एक दिन भानु प्रताप अपने घर के बाहर पंचायत बिठाए हुए था। वो गांव वालों से उनके खेत की फसल पर कर बढ़ाने का ऐलान करता है। तुम सबकी फसल इस बार मेरी ही वजह से अच्छी हुई है। मैंने सिंचाई के लिए नाला बनवाया और उसका खर्च भी खुद उठाया। अब हर खेत वाले को इस बार दोगुना कर देना होगा। लेकिन जमींदार जी, फसल तो इस बार पहले ही खराब हुई है, हम इतना पैसा कहाँ से देंगे? फसल खराब हुई है तो मैं क्या करूं? मैं भूखा मर जाऊं? पैसे तो देना ही पड़ेंगे। जो नहीं देगा उसका खेत कल से मेरे आदमी संभालेंगे। ये सुनकर गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। तभी माया देवी वहाँ आ जाती है। औरतों को भी बोल दो कल से मेरे घर का काम संभाले। खाना पीना तो मैं वैसे भी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन मुझे काम पूरा चाहिए। सुन लिया ना सब औरतों ने? अब खुद ही तय कर लेना कौन कब काम करने आएगा। और अगर किसी भी दिन काम नहीं हुआ तो ये सब गांव वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब सारे गांव वाले डर और बेबसी से अपना सर झुका लेते हैं। जमींदार की बात मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उसके कुछ देर बाद गांव के बीच एक जगह कल्लू और भूरा हरिया को पकड़कर पीट रहे होते हैं। आसपास कुछ गांव वाले खड़े थे, लेकिन कोई मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हरिया रोते हुए माफी मांग रहा था। हरिया, तुझे कितनी बार कहा है कि पैसे समय पर दे दिया कर, आज तो तेरी हड्डियां तोड़कर रख देंगे। भाई 2 दिन का वक्त दे दो, मैं इंतजाम कर लूंगा। तू इंतजाम करेगा? तुझे तो आज समझाना पड़ेगा। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैं 2 दिन में जमींदार जी के सारे पैसे दे दूंगा। पहले तू हमारी लात और घूंस देखा, अब तुझे अच्छे से अकल आ जाएगी। दोनों उसे और पीटने लगते हैं। गांव वाले डर के मारे चुपचाप देखते रहते हैं। रामलाल चुगलखोरी करते हुए भानु प्रताप तक ये खबर पहुंचाने जाता है कि हरिया ने कर नहीं दिया। जमींदार जी सुनो, हरिया ने इस बार भी समय पर कर नहीं दिया है। कल्लू, भूरा, कहाँ मर गए दोनों? यहाँ आओ। अरे मालिक, वो दोनों तो हरिया की खबर ले रहे हैं, मैं तो बस आपको बताने चला आया। तब क्यों चिंता कर रहे हो? आज वो दोनों हरिया के अकल ठिकाने लगा देंगे। अब इन सब के बीच अर्जुन गांव में दाखिल होता है। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। वो गांव के अंदर आते हुए देखता है कि कल्लू हरिया को पीट रहा था। वो तुरंत बीच में आ जाता है। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों इस बूढ़े आदमी को मार रहे हो? तो कौन है जो बीच में टांग अड़ा रहा है? हम दोनों जमींदार जी के आदमी हैं। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ क्यों मार रहे हो इसे? लो देखो, हीरो बनने आया है। तू बीच में मत पड़, वरना तेरा भी यही हाल होगा। यह हमारा कर नहीं दे रहा। कानून हाथ में लेना तुम्हारा काम नहीं है। अगर ये कर नहीं दे सकता तो बात पंचायत में होनी चाहिए। कल्लू गुस्से से अर्जुन की ओर बढ़ता है। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे भी हाथ पैर तोड़ देंगे। अच्छा तो ठीक है, रोक के दिखाओ मुझे। अर्जुन बिना डरे हुए हरिया को वहाँ से उठा कर ले जाता है। गांव वाले ये देखकर चकित हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन की हिम्मत के बावजूद कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। अर्जुन हरिया को उसके घर पहुँचाता है। उसके बाद गांव की चौपाल पर कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है। आप सब ये अत्याचार कब तक सहते रहेंगे? जमींदार और उसके आदमी आपकी मेहनत का फल खा रहे हैं और आप चुपचाप सिर झुकाए खड़े हैं। हम क्या करें? जमींदार के खिलाफ खड़े होने का मतलब है मौत को बुलावा देना। पिछले साल मोहन ने विरोध किया था, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन अगर आप सब मिलकर खड़े होंगे तो जमींदार कुछ नहीं कर सकेगा। उसकी ताकत आपके डर में है। अगर डर मिटा देंगे तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। तभी सबके बीच से निकलकर रामलाल बीच में बोलता है। तुम शहर के हो, तुम्हें यहाँ के हालात का कुछ नहीं पता। यहाँ जमींदार का ही कानून चलता है। जमींदार कानून नहीं होता है। अरे सब लोग तमाशा क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। अगर जमींदार के आदमियों ने देख लिया तो तुम सबकी खैर नहीं। अब गांव वाले धीरे धीरे वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अर्जुन मायूस होकर वहीं बैठा रहता है। तभी हरिया उसके पास आता है। बेटा,
जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन इन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। ये सब जमींदार से बहुत डरते हैं, इसलिए ये कोई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ काका, आप सही कह रहे हो। अर्जुन उठकर सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी रामलाल सारी बात जाकर भानु प्रताप को बता देता है और वो कल्लू और भूरा को साथ लेकर अर्जुन के पास आता है। तो तू वही है जो मेरे आदमियों को रोकने की कोशिश कर रहा था? हाँ, और आगे भी करूँगा। शहर का लड़का है, ज्यादा बहादुरी मत दिखा। यहाँ जो मेरे खिलाफ गया वो या तो गायब हो गया या उसकी हड्डी पसली टूटी है, समझा बेटा? तुम सिर्फ कमजोर लोगों को डरा सकते हो, मुझे नहीं। मैं कमजोर नहीं हूँ। ये सुनकर कल्लू अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भानु प्रताप उसे रोक लेता है। आज इसे छोड़ दो, लेकिन इसको शहर वापस भेजो, वरना ये यहाँ से हाथ पैर तुड़वा के ही जा पाएगा। भानु प्रताप धमकी देकर चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद कल्लू और भूरा मिलकर कई गांव वालों को मारते हैं और अर्जुन को धमकाते हैं। अर्जुन भी इन बातों से बहुत परेशान हो जाता है कि उसकी वजह से गांव वालों पर और अत्याचार हो रहे हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं यहाँ गाँव वालों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन उल्टा मेरी वजह से उनकी परेशानी और बढ़ रही है। रामलाल चुपके से अर्जुन को ऐसे परेशान होते देख लेता है। वो ये समझाकर जमींदार को बताता है। जमींदार इस बात से बहुत खुश होता है और वो अर्जुन की चिंता छोड़कर अपनी छत पर जाकर सो जाता है। तभी जमींदार को सामने शक्तिमान जैसी धुंधली सी आकृति धुएं में दिखती है और तेज आवाज आती है। सुन भानु, मैं जानता हूँ कि तू बहुत लालची है और इसलिए इन बेचारे मजबूर गांव वालों पर अत्याचार करता है। कौन है? कौन है? सामने आओ। तू जानता भी है मैं इस गांव का बाहुबली जमींदार हूँ, सब मुझसे बहुत डरते हैं। तभी एक गूंजती हंसी के साथ धुएं से आवाज आती है कि अगर जमींदार गांव वालों पर अत्याचार करना बंद कर देगा तो उसको एक मूर्ति मिलेगी, जिससे उसको 2 महीने के बाद अपार संपत्ति मिल जाएगी। जमींदार इस बात को सुनकर हंसने लगता है। तुम जो भी हो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई जादू आज के समय में नहीं होता। मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी चारपाई के नीचे देखो। इतने में जमींदार की नींद खुल जाती है और वो घबरा कर उठता है। अब वो अपनी चारपाई के नीचे देखता है तो वहाँ एक सोने की मूर्ति और उसके साथ उसको रखने की विधि वाली एक पर्ची मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उस मूर्ति को लाल कपड़े में सिंदूर के साथ बांधकर 2 महीने तिजोरी में रखने से अपार संपत्ति मिलेगी। वाह वाह, चलो ऐसा करके देखते हैं। वैसे भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है मैं इससे माला माल हो जाऊं। जमींदार अब पर्ची के बताए अनुसार मूर्ति को अपनी तिजोरी में रख देता है और चैन से अगले दिन अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी रामलाल बातों बातों में उससे उसकी खुशी की वजह पूछता है तो जमींदार के मुंह से सारी बात निकल जाती है। रामलाल अब इस बात को एक गांव वाले से कह देता है। क्या कह रहा है रामलाल? शक्तिमान ने जमींदार जी को मूर्ति दी है? हाँ हाँ, लेकिन किसी को बताना मत, समझे? अरे क्या नहीं बताना, हमको तो बताओ। अब धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि एक शक्तिमान नाम का कोई आदमी है जो सबकी मदद करता है। एक दिन एक बच्चा तालाब में डूबने से बाल बाल बचता है तो वो भी सबको बताता है कि शक्तिमान ने उसको बचाया है। तभी ये बात अर्जुन को पता चली। काका, मैंने सुना है गांव में शक्तिमान आया है जो हर जरूरतमंद की मदद करता है। हाँ बेटा, हमने भी सुना है। कल तो उसने एक घर को जलने से भी बचाया। अच्छा, तब तो हमको शक्तिमान से जमींदार की शिकायत भी करनी चाहिए। ठीक कहा बेटा। एक दिन अर्जुन कुछ गांव वालों को लेकर जमींदार से बात करने जाता है। जमींदार उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन अगले ही दिन कल्लू और भूरा मिलकर अर्जुन के साथ आए हुए गांव वालों को बेदर्दी से चौराहे पर मारते और धमकाते हैं, जिससे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह उसी चौराहे के पास खड़े पेड़ में कल्लू बंधा हुआ था और वो बहुत डरा हुआ शक्तिमान शक्तिमान चिल्ला रहा था। सारे गांव वाले और अर्जुन एक दूसरे से कल्लू के हालात पर चर्चा कर रहे थे और जमींदार भी बहुत परेशान था कि कल्लू की ये हालत कैसे हुई। अब इसके आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें